चलो भाई। बेटे अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 42 का सेक्शन ए आज करेंगे। सेक्शन बी और सी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर रहे होंगे। तो ज़रा देखिएगा क्या कहता है। रिसोर्सेज इन ब्राज़ील। अच्छा, मैंने ये मॉक में दिया था। मैंने मॉक में ये वाला पेपर दिया था। सही। कहता है जी, बिटवीन 2000 एंड 2020 ब्राजीलियन जीडीपी मेजर्ड इन यूएस डॉलर्स रोज फ्रॉम 1.19 ट्रिलियन टू 1.89 ट्रिलियन एट अ कांस्टेंट प्राइसेस। 2015 में जो आपकी थी। इन द सेम पीरियड जीडीपी पर हेड रोज फ्रॉम $6745 टू $8204 एट कांस्टेंट प्राइसेस इन 2015। मॉक बेटा चेकिंग चल रही है। चेकिंग जो है वो साथ साथ चल रही है। अच्छा, तो भाई वो क्या कह रहा है कि 2000 से लेके 2020 तक हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारा जीडीपी बढ़ रहा है ब्राजील में। 1.19 ट्रिलियन डॉलर से 1.89 ट्रिलियन डॉलर तक जा चुका है। अच्छा, अब अगर उसने आपको इस तरह की मेजरमेंट दी हुई है तो चांसेस हैं कि वो आपसे आगे 1 मार्क का या 2 मार्क का पूछ ले क्वेश्चन में कि परसेंटेज इंक्रीज बता दे। मैंने ये केस, ये मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मैंने बस ऐसे ही पेपर दे दिया था बिना पढ़े। तो जाहिर सी बात है कि अभी मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसको। ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये जो आपको एक लफ्ज लिखा हुआ है ना, कांस्टेंट प्राइसेस। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है? कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये है कि प्राइसेस आपकी वही लेके चल रहे हैं हम, यानी कि बेस ईयर वाली प्राइस लेके चल रहे हैं। तो ये जो आपका जीडीपी बढ़ रहा है ना, ये आपका रियल टर्म्स में बढ़ रहा है। ये किस में बढ़ रहा है? रियल टर्म्स में बढ़ रहा है। यानी कि आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी वो बोले कि यार कांस्टेंट प्राइसेस हैं, इसका मतलब है कि प्राइस वही लेके चल रहे हैं जो हम पहले 2015 में थी। तो प्राइस का तो हम इम्पैक्ट डाल ही नहीं रहे, हम तो आउटपुट को देख रहे हैं। आपका ओवरऑल आउटपुट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रियल टर्म्स में आपका जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो रहा है। अच्छा भाई। यानी कि वही आउटपुट आपका। अच्छा, आगे चलो। इन द सेम पीरियड जीडीपी पर हेड रोज फ्रॉम $6745 टू $8204। अब यहां पर भी एक बात आपके सामने आ रही है कि आपका जो जीडीपी पर हेड है, जीडीपी पर पर्सन है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ब्राजील में अच्छा खासा बढ़ चुका है। द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्राजीलियन इकोनॉमी लाइज इन द वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज। अच्छा, अब ये देखो, उसने आपको बता दिया कि आप किस पर डिपेंडेंट हैं। आप नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। यानी कि आपका जो मेजॉरिटी काम है वो प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के साथ चल रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ब्राजील इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, मेनली सोया एंड बीफ। तो उसने आपको यहाँ पर क्लियर भी कर दिया है कि आप लोग सोया और गोश्त जो है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट्स ऑफ मिनरल्स। अब यहाँ पर एक और बात बता दी कि जी आपके मिनरल्स जो हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें इस चीज़ से अंदाज़ा हो गया कि हम प्राइमरी स्टेज पर ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। Brazil is the second largest iron ore producer in the world and extracts 3.4% of the world's crude oil। चलो, एक और इंडिकेशन आ गई। लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट आप आयरन ओर प्रोड्यूसर हैं दुनिया में, और आप 3.4% दुनिया का क्रूड ऑयल निकालते हैं। तो यहां पर आपको सारी इंडिकेशन किसकी मिल चुकी है कि आप प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में ज्यादा जो है वो इन्वेस्टेड। World agricultural markets are dominated by four large commodity traders that buy and sell products which as such as grain and soya। तो जो आपके चार लार्ज कमोडिटी ट्रेडर्स हैं दुनिया में, तो इससे हमें किस चीज़ की इंडिकेशन मिल रही है? ओलिगोपली की, के चार आपके पास लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं जो कि ग्रेन खरीदते हैं, सोया खरीदते हैं। दे हैव ग्रोन थ्रू बोथ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन। यहाँ पर ग्रोथ ऑफ फर्म की भी बात आ गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। These traders own many large farms. They process farm produce and transport it to trade on international markets। कहते हैं जी इनके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं,
ये फार्म को जो है, जो फार्म की प्रोड्यूस होती है, ये उसको प्रोसेस करते हैं और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। मतलब कि ब्राजील प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, और ये जो चार आपके बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन में। ठीक है ना, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है। In addition to buying and selling, the traders provide seed and fertilizer to farmers and supply storage for their product. कहता है कि यार, सिर्फ खरीदने और बेचने के अलावा ये जो ट्रेडर है ना, ये आपको बीज भी देते हैं, ठीक है ना, आपको सीड प्रोवाइड करते हैं, और ये आपको फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं, और ये सप्लाई की स्टोरेज के लिए आपको सामान वगैरह देते हैं। They use agricultural byproducts to produce items like biofuel. These traders also provide financial services to these markets. अब ये जिन प्रोड्यूसर्स की ओलिगोपोली मार्केट की बात हो रही है, इनका एक और काम क्या होता है कि जब ये लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बाय प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जैसे कि बायोफ्यूल होता है, बायोफ्यूल भी ये लोग बनाते हैं, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं चीज़ों के लिए। Commodity traders are very important to the development of complex global food markets. Food prices, access to scarce resources such as land and water, climate change, and food security are all affected by the activities of traders. अब ये ट्रेडर लोग क्या क्या अफेक्ट कर रहे होते हैं, ये लोग एक तो प्राइसेस को अफेक्ट करते हैं, और ये लोग एक्सेस टू स्कार्स रिसोर्स, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये सारी चीज़ों को ये ट्रेडर लोग जो हैं अफेक्ट कर रहे होते हैं। In Brazil, the output of 15,000 farmers is purchased by single trader. ब्राजील में ब्राजील में जो 15,000 फार्मर हैं, उनका प्रोड्यूस सिर्फ एक सिंगल ट्रेडर खरीदता है। यानी कि वो सिंगल ट्रेडर जो है वो आपकी मोनोपोली होगी। तो ब्राजील का जितना भी माल है 15,000 फार्मर्स का, वो एक ही बंदा खरीदता है। In Brazil, the development of agriculture, mining, and oil extraction all contribute to environmental degradation. अच्छा, environmental degradation की जो बात आपके पास चल रही है, यहां पर आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की इंडिकेशन मिल रही है। ठीक है, आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की इंडिकेशन मिल रही है कि ये आपके लिए एक नुकसानदेह अमल है, आपके लिए एक्सटर्नल कॉस्ट पैदा करती है। Both agriculture and mining have been accompanied by deforestation of the Amazon rainforest. चलो भाई, और आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात आ गई है। एक्सेस रोड्स टू माइनिंग एरियाज आल्सो लेड टू डिफोरेस्टेशन। अच्छा भाई, आ जाओ। वेस्ट वाटर फ्रॉम माइनिंग एक्टिविटीज फ्रीक्वेंटली स्टोर्ड इन रिजर्वॉयर्स बिहाइंड डैम्स। On two occasions in the last 10 years, these dams failed to hold back the water, which this led to a widespread flooding, the discharge of pollutants such as mercury into river and deaths. तो अब देखो, ये भी तो एक रिस्क है ना। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा जी कि हमने एक डैम बनाया हुआ है, और डैम के पीछे ना हम लोग ये सारा वेस्ट मटेरियल जो है उसको स्टोर करते हैं। अब कहता है कि ये 10 साल में 2 मरतबा हो चुका है कि जो आपका डैम है वो फट चुका है, उसके अंदर पानी होल्ड करना मुश्किल हो गया था, और जितना भी आपके पोल्यूटेंट्स हैं, जितने भी आपकी वो है कचरा है, जितने भी मर्क्यूरी है या फिर आपका जो पॉइजन है, वो सब दरिया में चला गया। अब जब वो दरिया में जाएगा तो जाहिर सी बात है मरीन लाइफ भी इससे नेगेटिवली अफेक्ट होगी, इंसान भी मरेंगे, और ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉब्लमेटिक जो हैं वो होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपके पास भाई डेटा रिस्पॉन्स था। अब आ जाएं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरिंग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो मैंने आपको कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब बता दिया है कि कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब ये होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ आउटपुट की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर प्राइस की कोई भी बात नहीं कर रहे। तो सिग्निफिकेंस पूछ रहा है, तो पहले तो आप बता दें कि यार कि जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या है। जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये होता है कि आपका सिर्फ और सिर्फ आउटपुट को लेके चल रहे हैं हम प्राइस को नहीं लेके चल रहे। और सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि इसके लिए जो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन ईजी हो जाता है। लास्ट ईयर के साथ या बेस ईयर के साथ कंपेयर करना करंट ईयर को, कंपैरिजन आपका इजी हो जाता है। तो ये आपका फायदा है भाई इस चीज़ का। खत्म, यहाँ पर 2 मार्क आपको मिल जाएंगे सीधे सीधे। Explain two possible benefits of horizontal integration and one possible benefit of vertical integration। बताओ भाई, बताओ, 4 मार्क का है तो किस तरीके से मार्किंग होगी। जी फुजैल।
इनकम पर कैपिटा का ना लिखो, बस सिंपल लिख दो कि कंपैरिजन इजी हो जाता है। अच्छा 3 मार्क का सवाल है ये, सॉरी। हाँ तो फिर एक और एडवांटेज लिख दें, एक और एडवांटेज लिख दें। हाँ 3 मार्क का, सॉरी मुझे लगा 2 मार्क का है। तो एक और पॉइंट आपका कहाँ आ जाएगा कि आप रियल टर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, खत्म। आप बताएं कि हम आउटपुट को मेजर करते हैं 1 मार्क, रियल टर्म्स में करते हैं 2 मार्क, और इजी होता है 3 मार्क, खत्म। सही है। अच्छा भाई, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन का एक एक एडवांटेज बता दो। डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एंड बेनिफिट: रिड्यूस द नंबर ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक हो गया। रौनक बेटा ये A2 की क्लास है, ये AS की क्लास नहीं है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को आप पहले डिफाइन करेंगे और आप फिर लिख देंगे जी कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहा है, ठीक है, ये भी आपको पॉइंट सही है। तो एक एक बेनिफिट क्या होगा मोहम्मद वेजलानी? एक तो आप लोगों ने मुझे बता दिया। अच्छा, एक तो आप लोगों ने मुझे बता दिया कि आप लोगों की जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसका आपको फायदा होगा। और एक बता दिया जी कंपटीशन कम होगा, ठीक है। और ये तो वर्टिक हॉरिजॉन्टल का खत्म हो गया ना, वर्टिकल बता दें। डेफिनेशन तो बताओ जरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की होती क्या है? सही है, लेकिन डेफिनेशन बताएं। सही है, फुजैल सही कह रहा है, हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की क्या डेफिनेशन है? हाँ तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब क्या है, वर्टिकल जनरली क्या होता है? When firms merge or take over a firm in the same industry, while vertical integration is when firms merge or take over a firm। सही है। जब आप एक स्टेप आगे जाते हो या आप एक स्टेप पीछे आते हो, सेम इंडस्ट्री डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन आपका होता है वर्टिकल में। सर वर्टिकल में गेन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई चेन। ठीक है, अब उसका वर्टिकल का आप एक एडवांटेज कुछ भी बता सकते हैं कि आपकी कॉस्ट कम होने के चांसेस होते हैं, आप इसके बारे में बता सकते हो। आपकी जो है वो सप्लाई के अंदर आपके पास हाथ होता है तो आपके लिए इजी हो जाता है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है। तो आपने इस तरीके से एक डेफिनेशन 1 मार्क, दूसरी डेफिनेशन दूसरा मार्क, ठीक है, इस तरीके से आपके पास चल रहा होता है। और फिर जब आप एक एक एडवांटेज दोनों का बता देंगे तो फिर आपको 4 मार्क पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। तो कंपैरेटिवली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बेटा केस के साथ लिंक करना है ना, आप एग्जाम्पल दो। आप एग्जाम्पल दो जो ब्राजील की वहां पे ऊपर लिखी हुई है। अच्छा भाई, पार्ट सी। पार्ट सी के अंदर वो आपसे कहता है डिस्क्राइब हाउ द मार्केट स्ट्रक्चर इन ईच इंडिविजुअल फार्मर्स ऑपरेट इज लाइकली टू डिफर फ्रॉम द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच द कमोडिटी ट्रेडर्स ऑपरेट। अच्छा, हमने ऊपर ये चीज तो डिस्कस कर ली थी कि जो कमोडिटी ट्रेडर्स हैं ये तो ओलिगोपली मार्केट है। ये तो हमें सिंपल नजर भी आ गया था क्योंकि जाहिर है उसने बताया हुआ है कि चार आपके पास लार्ज बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, और जब वो चार बड़े प्रोड्यूसर आएंगे तो वो ओलिगोपली मार्केट के पार्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे फार्मर्स का बताओ, फार्मर्स कौन सी मार्केट के अंदर आते हैं? मोहम्मद शहजाद कह रहे हैं कि फार्मर्स जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। फुजैल कह रहा है कि वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर आते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी।
समीत कह रहा है परफेक्ट कंपटीशन में आते हैं। बेटा बाकी सब भी बताओ, फार्मर्स किसके अंदर आते हैं? लो वो अलग ही आ गया, किसान मोनोपोली है। अबे 15,000 किसान बैठा हुआ है यहाँ पर, तो वो मोनोपोली है? परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन। बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपकी ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन बेटा सबकी सब्जी एक ही साइज़ की होती है, सबका फ्रूट एक ही साइज़ का होता है। सोचो ना, अगर एक बंदा है एक पर्टिकुलर सब्जी उगा रहा है, बैंगन उगा रहा है, केला उगा रहा है, तो केले सबके बराबर होंगे? भाई छोटे बड़े भी तो होते हैं ना, बैंगन भी तो छोटे बड़े होते हैं ना। यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आ गया ना। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्वांटिटी भी सेम है, क्वालिटी भी सेम है, हर चीज सेम चल रही है, होमोजेनियस इन नेचर हुआ। लेकिन यहाँ पर जब आप सब्जियों की बात करते हो तो सब्जी में परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं होता। क्या सारे नींबू एक ही जितने होते हैं? नहीं ना। क्या सारे गोभियां एक ही जितनी होती हैं? सबके साइज में फर्क होता है। सही है, तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की कैटेगरी है। तो जो फार्मर्स हैं वो मोनोपोलिस्टिक कैटेगरी में आते हैं, और ये जो चार बड़ी फर्म उसने आपको बोली हुई है ये ओलिगोपोली कैटेगरी के अंदर आता है। तो अब आपने उसको जो ये मार्केट स्ट्रक्चर बता दिए, एक एक मार्क तो मार्केट स्ट्रक्चर का मिल गया, लेकिन आपने फिर इसको प्रूफ करना है। आपने इसको प्रूफ करना है थ्रू योर केस, कि यार मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं। समझे बात को? चलो अब इसका जरा आंसर लिखते हैं। सी है ये, लिखना स्टार्ट करें। इंडिविजुअल फार्मर्स आर लाइकली टू ऑपरेट इन अ मार्केट स्ट्रक्चर of monopolistic competition, full stop. This is because there are many farmers selling similar agricultural product such as soya or grain, full stop. The products are not identical but are close substitutes, comma, and there are few or no barriers to entry, comma, so new farmers can easily enter the market. As a result, comma, each farmer has some control over price, making them price maker to a limited extent. लिमिटेड एक्सटेंट है, ये बहरे ने अनलिमिटेड लिख दिया, लिमिटेड है। सही है जी, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। यहां तक सब बराबर हो गए। अब आ जाए नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कमोडिटी ट्रेडर्स ऑन द अदर हैंड
are likely to operate in an oligopoly market structure, full stop. This is because there are only a few large traders dominating the market, full stop. There are significant barriers to entry, such as high capital requirements and access to storage and transport facilities, full stop. These firms may differentiate their services and have greater control over prices, comma, meaning they are also price makers, full stop. सही है भाई। तो ये आपका पार्ट सी था। 6 मार्क का आपका ये आंसर पूरा है। एक एक मार्क मार्केट स्ट्रक्चर बताने का मिल जाएगा, 2 मार्क ये हो गए। रिमेनिंग 4 मार्क आपको रीजनिंग देने का या फिर आपको प्रूफ देने का कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है हमारे पास। सर पर डिफरेंसेस कैसे पता करें परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक। देख बेटा, जब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाती है ना, तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो जाता है। अब मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ यहाँ पर कि भाई जैसे कि सब्जी है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, या फ्रूट्स हैं। अब देखो 100, अगर आप सब्जी मंडी जाते हो या फ्रूट मंडी जाते हो, तो फ्रूट मंडी में हर कोई फ्रूट ही बेच रहा है, गोश्त तो कोई नहीं बेच रहा या दूध तो कोई नहीं बेच रहा, हर कोई फ्रूट ही बेच रहा है। लेकिन सबकी फ्रूट की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। कहने को तो आम है, लेकिन हर किसी की क्वालिटी डिफरेंट है ना। किसी का आम ज्यादा पका हुआ होगा, किसी का कच्चा होगा, किसी का आम बड़ा होगा साइज में, किसी का छोटा होगा, लेकिन कहने को तो आम है। तो जब आपके प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाती है ना, आपके पास थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, वो फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बन जाता है। वो परफेक्ट नहीं रहता। समझे? ये कहानी है। चलो भाई, अब जरा पार्ट डी पर आ जाओ। पर केस में डिफरेंशिएशन मेंशन है। अबे तो भाई आप खुद अक्कल लगाओ ना। डिफरेंशिएशन मेंशन ना हो या ना हो, आप खुद थोड़ा दिमाग लगाएं। आप खुद सोचें कि भाई अगर एक चीज है जिसके अंदर चेंजेस आती हैं, डिफरेंट है ना भाई। मैं सेब बेच रहा हूँ, आप सेब बेच रहे हो, क्या पता मेरे सेब साइज में छोटे हों, आपके सेब साइज में बड़े हों। आइडेंटिकल का मतलब होता है 100% सेम। 100% सेम, समझे? वो आइडेंटिकल होता है। अब आपके तो इस तरह समझो, वो जैसे दूध की मैं मिसाल देता हूं, मैंने हमेशा क्या बोलता हूं कि दूध इज नियर टू परफेक्ट कंपटीशन, बट वो परफेक्ट कंपटीशन की असल एग्जांपल नहीं है। ठीक है? क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो कोई परफेक्ट कंपटीशन की असल एग्जांपल है ही नहीं दुनिया में। तो जब आपके पास डिफरेंशिएशन आनी शुरू हो जाती है, तब आप बोलते हैं कि भाई हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात कर रहे हैं। समझ गए? अभी गोश्त की भी आप मिसाल ले सकते हैं कि भाई कसाई बैठे हुए हैं, पूरी गोश्त मार्केट है, कसाई बैठे हुए हैं। अब वो हर बंदा ही गोश्त बेच रहा है, तो कहने को तो वो परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन भाई हर किसी के गोश्त में फर्क होता है। किसी के जानवर के अंदर चर्बी ज्यादा है, किसी के जानवर में चर्बी कम है। कोई बूढ़ा जानवर है, कोई जवान जानवर है, तो फर्क आ जाता है ना चीजों में। तो फातिमा आपने गलत लिखा हुआ होगा इसके अंदर फिर। हाँ, दे सकते हैं फुजैल। पार्ट डी पे आ जाओ। Use the article to evaluate the impact of the development of the agriculture and mining industries on the standard of living of Brazil.
कहता है कि आर्टिकल को देख के ये इवैल्यूएट करो कि ब्राजील जो कि एग्रीकल्चरल और माइनिंग इंडस्ट्री में यानी कि प्राइमरी स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे इतना डिपेंडेंट है, तो ब्राजील के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपके पास मल्टीपल यहाँ पर रीजनिंग्स हैं, मल्टीपल केसेस हैं। तो पहले आप बताएंगे कि क्यों ब्राजील का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, फिर आपने बताना है क्यों बुरा होगा, और एंड में आपने जस्टिफिकेशन देनी है। तो बताइएगा जरा। पहले पॉजिटिव साइड्स बताएं। देख लो क्वेश्चन। बताओ जरा, पॉजिटिव साइड बताओ। लास्ट पैराग्राफ में सारी नेगेटिव लिखी हुई है, ठीक है, तो पॉजिटिव कहाँ पर है। बेटा बायोफ्यूल तो वो ट्रेडर्स बना रहे हैं ना, वो ब्राजील के फार्मर्स थोड़ी बना रहे हैं बायोफ्यूल। जीडीपी पर हेड वाली जो कहानी आपके पास लिखी हुई है कि आपका जीडीपी पर हेड जो है वो बढ़ रहा है, उन्होंने नंबर्स भी आपको लिख के दिए हुए हैं कितने ट्रिलियन से कहाँ तक आप जा रहे हैं। और अच्छा, और क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन की जो आप बात कर रहे हो, भाई इंटीग्रेशन तो ओलिगोपोली ट्रेडर्स की हो रही है, ब्राजील की थोड़ी हो रही है। वो ट्रेडर्स की हो रही है, ब्राजील के फार्मर्स की या ब्राजील के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स की नहीं हो रही। समीद ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, बट वो इवैल्यूएशन है, उसको मैं भी पढ़ता हूँ। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर सोया एंड बीफ, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एक्सपोर्ट इंक्रीज आपके हो रहे हैं, वेरी गुड। समीत कहता है, अच्छा चलो, बेनिफिट्स ड्रॉबैक्स आपको पता चल गए ना, बेनिफिट्स फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में लिखे हुए, ड्रॉबैक आपके लास्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं, बट जजमेंट क्या है, जजमेंट क्या होनी चाहिए, इवैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। हायर रियल जीडीपी पर कैपिटा अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, लेकिन जजमेंट क्या होगी, वो तो होगा ना, बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। जजमेंट क्या होगी, फुजैल पहुंच गया करीब करीब तक। नॉट इनफ एविडेंस, वेरी गुड भाई। समीद ने यहाँ पे लिखा था कि article doesn't discuss about healthcare, education or housing condition in the country. So in the conclusion, we can say that the case doesn't provide sufficient information to give a firm verdict on the living standard in Brazil. तो यही बात आपने यहाँ पे लिखनी है, क्योंकि उसने आपको एक मिक्स कहानी बताई हुई है। उसने आपको बताया हुआ है कहीं पे जहाँ पे आपको फायदा हो रहा है, और कुछ कहानियां बताई हुई हैं जहां पर आपको नुकसान हो रहा है। तो उसने उस कहीं भी ना आपको ये बात नहीं, डंके की चोट पे कोई बात नहीं बोली कि यार ये चीज ही हो रही है, हमें फायदा ही हो रहा है या हमें नुकसान ही हो रहा है। जीडीपी बढ़ने का मतलब या रियल जीडीपी पर हेड बढ़ने का मतलब ये है कि ओवरऑल लोगों की इनकम बढ़ रही है। लोगों की इनकम बढ़ रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि मिसिंग है, ठीक है। चलो आ जाओ, इसका जरा आंसर लिखते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेफर्स टू, नहीं जरूरी नहीं है कि हर 6 मार्क वाले में यही जजमेंट हो, लेकिन अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कर सकते हो इस तरह की हेरा फेरी। बोथ मॉनेटरी एस्पेक्ट सच एज इनकम एंड जीडीपी पर कैपिटा एंड नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट सच एज हेल्थ, कॉमा एजुकेशन एंड environmental क्वालिटी, फुल स्टॉप।
The development of agricultural and mining industries in Brazil has had both positive and negative impacts on the standard of living. Full stop. Next paragraph. On the positive side, comma, the data shows that Brazil's GDP increased significantly by about 0.7 trillion dollars, and GDP per head rose by around $1,459. Full stop. This suggests higher incomes and improved material living standard. Full stop. In addition, Brazil is a large exporter of agricultural products, and minerals, which can generate foreign exchange earnings. Create employment and increase government revenue. अब भाई ये जीडीपी है भाई. Increase government revenue, allowing for better public services. Allowing for better public services. Full stop. Next paragraph. However, there are also negative impact. Full stop. The expansion of agriculture and mining has led to environmental damage such as deforestation, of the rainforest and pollution for mining industries. From, sorry, and pollution from mining industries.
flooding caused by burst dams has also harmed communities. क्यों हार्म हुई थी भाई? यहां पर लिखा हुआ था, क्या हो रहा था कि discharge of pollutants such as mercury into river harmed communities through discharge of mercury and pollutants in the river, which has led to their deaths as well. Full stop. These factors reduce the non-monetary aspect of standard of living, such as health and quality of life, even if income rises. Next paragraph. Overall, the impact is mixed. Full stop. While there is clear evidence of improved monetary living standards, comma, the negative environmental effects suggest a decline in non-monetary factors. Full stop. Therefore, more information on factors like health, comma, education and housing would be needed to make a full judgment on the overall standard of living in Brazil. Full stop. ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है। जी भाई। तो हम लोग इसका सेक्शन ए कर चुके हैं, अक्टूबर नवंबर 25 पेपर 42 जो हमारा ईयर चल रहा है। सेक्शन ए हमारा हो चुका है, हम जरा सेक्शन बी और सेक्शन सी की तरफ जाएंगे, इसको जरा समझेंगे। अच्छा भाई, अब यहाँ पे देखें सेक्शन बी आपका क्या कहता है कि ट्रैफिक कंजेशन इज कॉज्ड बाय एलोकेटिव इनएफिशिएंसी। तो जब वो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके जहन में फौरन से मार्केट फेलियर का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि एलोकेटिव इनएफिशिएंसी क्योंकि हमेशा मार्केट फेलियर तक लेके पहुंचती है आपको। तो इसका कहीं ना कहीं लिंक आपके पास मार्केट फेलियर का आ रहा होगा। अच्छा, अब एक और चीज जो कि आपने हाईलाइट करनी है वो क्या है? ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आती है कि नेगेटिव? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सॉरी यार। मैं देख लेता हूँ हारिस, पर क्लास के बाद देखता हूँ बेटा, जरा बिजी चल रहा था तो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ। तो बेटे ट्रैफिक कंजेशन से पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, इतनी समझ तो मेरे ख्याल में अब सब में ही है। तो आपके पास आ गई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। तो सवाल का जो एक पूरा रुख है
वो मार्केट फेलियर और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के ऊपर चल रहा है। इवैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम या डायग्राम्स टू पॉलिसीज दैट अ गवर्नमेंट में इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिव इनएफिशिएंसी कॉस्ट बाय ट्रैफिक कंजेशन। अच्छा, अब दो पॉलिसी से ज्यादा आप नहीं बता सकते। अगर आपने बताया तो फिर आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई मार्क नहीं होगा। तो अब वो कहता है कि यार ट्रैफिक कंजेशन हो रहा है, ट्रैफिक कंजेशन का मतलब ट्रैफिक जैम हो रहे हैं, रोड जो है वो ब्लॉक होते हैं, उससे आती है हमारे पास पोल्यूशन। तो यार इस पोल्यूशन को रोके कैसे, इस ट्रैफिक कंजेशन को रोके कैसे, ये जो हमारे पास टाइम इतना लग रहा है इसको रोके कैसे। अब देखो, कुछ पॉलिसीज तो बड़ी सिंपल हैं कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दो, कि यार वो लोग, अच्छा अब गाड़ियों से लिंक करना है। अब यहां पर देखो एप्लीकेशन कैसे मार्क्स आप लोगे, जब आप गाड़ियों के साथ लिंक करेंगे। आप बोलेंगे यार अगर आपके पास गाड़ी का मॉडल 2025 से लेके 2010 तक का है तो इतना टैक्स लगा दो। अगर किसी के पास मॉडल 2010 से लेके 2000 तक का है तो इतना टैक्स लगा दो। अगर आपकी गाड़ी 2000 से पुरानी है, 1900 की दिहाई की है, तो आप ज्यादा टैक्सेस लगाते, क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी पुरानी गाड़ी होगी वो उतना धुआं छोड़ेगी, उतना आपके लिए ट्रैफिक जो है वो खराब करेगी, उतना आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, एमिशंस क्रिएट करेगी। एक तरीका तो सिंपल सा ही है। दूसरा तरीका एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग को आप यहां पर किस तरीके से लिख सकते हो कि देखो हमने ट्रैफिक जैम को रोकना है, ट्रैफिक जैम से होने वाले पोल्यूशन को रोकना है। तो हमने लोगों को ये गाइड करना है कि यार तुम लोग गाड़ियां ज्यादा ना इस्तेमाल करो, तुम लोग मोटरसाइकिल की तरफ चले जाओ। बेटा मोटरसाइकिल से ट्रैफिक कंजेशन तो नहीं इतना होता, मोटरसाइकिल से ट्रैफिक जैम तो इतना नहीं होता, आप मोटरसाइकिल चला ले, ठीक है। आप बस को सब्सिडीज देना शुरू कर दो। अब बच्चा यहां पर एक गलत माइंडसेट क्या लेके चलेगा, वो बोलेगा कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है ना, इलेक्ट्रिक, यही वाला पॉइंट है वेजलानी ने जो पॉइंट अभी रेस किया ना, कि सर इलेक्ट्रिक व्हीकल की एडवर्टाइजिंग कर दें, क्या ये वैलिड है कि नहीं। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक तरह से वैलिड है, एक तरीके से इनवैलिड है। वैलिड किस तरीके से है कि अगर तो ट्रैफिक जैम हो भी रहा है तो उससे ये है कि चलो पोल्यूशन नहीं होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना तो पोल्यूशन वगैरह आपके पास नहीं हो रही होगी। बट इवेंचुअली उस गाड़ी का साइज भी तो उतना ही है ना, उस गाड़ी का साइज भी तो उतना ही है ना। तो ट्रैफिक जैम तो फिर भी करेगी, वो ट्रैफिक कंजेशन तो फिर भी करेगी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी तो फिर भी फैल रही है कि लोग लेट काम पे पहुंचेंगे, लेट काम करेंगे। अच्छा, इससे बेहतर तरीका क्या है, आप बस को और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आपका है जैसे कि ट्रेन हो गई या बसेस हो गई, आप उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करें। आप सप्लाई साइड का नाम ना लिखो, सिंपल बात करो कि आप सब्सिडीज दे दो, ठीक है। अच्छा, आप सब्सिडीज दें बस ट्रांसपोर्ट को, ट्रेन्स को। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा एक बस में कम से कम भी 100 बंदा बैठ सकता है। अब 100 बंदा 100 अलग अलग गाड़ियां निकाले, इससे बेहतर ये है कि 100 बंदा एक बस में बैठ जाए। तो उससे ट्रैफिक जैम कम होता है, ट्रैफिक पे रश का। तो यहां पर जरा देखते हैं किस तरीके से आपके पास केस चल रहा है पूरा। हमेशा याद रखना, सबसे पहले आप एलोकेटिव इनएफिशिएंसी उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे। सर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वैसे करती वैसे सस्ती है, तो सब्सिडीज क्यों प्रोवाइड करे। यार जितनी प्राइस चल रही है उससे और कम कर दो या फ्री कर दो, तो उससे तो लोग मोटिवेट होंगे ना, 100 में से 10 बंदे तो जाना शुरू करेंगे। तो एलोकेटिव इनएफिशिएंसी को सबसे पहले आपने डिफाइन करना है और आपने बताना है कि ट्रैफिक कंजेशन से एलोकेटिव इनएफिशिएंसी होती कैसे, ठीक है। कि यार हम रिसोर्सेज को सही तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से एलोकेट नहीं कर रहे, और हमारा एमएसबी और एमएससी जो है वो बराबर होना चाहिए, तब जाके हम एलोकेटिवली एफिशिएंट होंगे, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो एलोकेटिवली इनएफिशिएंट होंगे। अच्छा, फिर हमने बताना है जी कि प्राइवेट कार लोग बड़ी इस्तेमाल करते हैं, ओवर कंज्यूम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है और आपके पास ये प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें, हाँ हाँ बिल्कुल, आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, पॉलिसीज है कुछ भी लिख सकते हो आप। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी किस हिसाब से यहां पर हो रही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप फंस रहे हैं ट्रैफिक में, आपकी गाड़ी धुआं छोड़ रही है, आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, आपकी गाड़ी जो है वो फ्यूम्स छोड़ रही है। यहां पर आप बात उसको लेके चल सकते हो। डायग्राम कौन कौन सी आप बना सकते हैं, सबसे पहले आपने बना दी जहां पर आप सोशली ऑप्टिमम लेवल पे हो। फिर आपने बनाई डीमेरिट गुड की, कि यार ये देखो डीमेरिट गुड पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कैसे आ रही है। और फिर मैंने एक डायग्राम बना दी है कि सब्सिडीज टू ऑल्टरनेटिव, जो आप बस वगैरह को सब्सिडीज दे सकते हो। अच्छा, ये अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस आपने लगा दिए कि जी आप अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि आप कर्फ्यू लगाना शुरू कर दें, कि यार रात 12 बजे के बाद रात 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई बंदा गाड़ी नहीं चलाएगा।
अगर कोई चलाता हुआ पकड़ा गया तो उस पर टैक्स लगा देंगे। तो ये रेगुलेशंस होती हैं, इससे भी आपके पास पोल्यूशन कम हो जाती है। अच्छा, टैक्स से और क्या क्या फायदे हैं, आप फायदे नुकसान बताओ। फायदे यहाँ पर क्या है कि जो आपने टैक्स से पैसा कमाया आप वही पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा दो, ताकि मुल्क में री इन्वेस्टमेंट हो, मुल्क में जॉब्स क्रिएट हो, जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम हो ताकि वो जल्दी अपने काम पर पहुंच सकें। सर फ्यूल लिमिट लगा सकते हैं ताकि कोई फालतू में बाहर ना निकले। हाँ ये भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, पाकिस्तान में इसकी बातें चल रही थी कि फ्यूल लिमिट लगाने वाले हैं, लेकिन अभी तक लगाया नहीं है। अच्छा, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात चल रही, कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडीज दें ताकि वो अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, बसों को बेहतर करें। अब कराची में जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेके आज तक वो W11 W21 और ये और वो इस तरह की बसें चल रही हैं। अभी कोई रिसेंटली 4-5 साल पहले से रेड बस का इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, जो कि कंपैरेटिवली बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बड़ी अच्छी बसेज है। लेकिन उसको होने में 2020 2021 हो गया। कोविड के बाद आना है शायद, मेरे ख्याल में उसके आसपास शुरू हुई है। तो अगर ये बसेस पहले इंट्रोड्यूस हो जाती तो लोग पहले ही आदत बना लेते। ठीक है, तो आप उनको सब्सिडीज दो ताकि वो अपनी क्वालिटी को तो एटलीस्ट मेंटेन करें। यानी कि अगर एसी खराब हुआ है तो चलो एसी को ठीक कर दिया, टीवी लगा दिया, वाईफाई दे दिया लोगों को, तो इस तरीके से आप कहानी को लेके चले। सब्सिडीज देंगे तो पीपल विल बी मोटिवेटेड, जो है ना, पीपल विल बी मोटिवेटेड टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ देयर यूजिंग देयर ओन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। उससे ट्रैफिक कंजेशन कम होती है, रोड पे जो है वो रश वगैरह कम होता है। तीसरा एक और तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करना शुरू कर दे। गवर्नमेंट जो है बसेस वगैरह प्रॉपर देनी शुरू कर दे, क्योंकि देखो जो हमारे पास W11 W21 है वो तो एक प्राइवेट इदारे की बस है ना। तो गवर्नमेंट इसमें प्रॉपरली इंटरवीन कर ले, वो कंफर्टेबल होगी, फास्टर होगी, गवर्नमेंट मेट्रोस बना दे, गवर्नमेंट जो है वो ट्रेन बना दे। ठीक है, बहुत सारे तरीके कार हैं, बहुत ज्यादा तरीके कार हैं आपके पास, आप कोई से भी दो लिखोगे तो आपकी कहानी पूरी है। यहां पर हमारे पास डायग्राम आ गई है। अच्छा, अब इवैल्यूएशन के इनमें से बेस्ट कौन सा है, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, जो भी दो तरीके आप इस्तेमाल करेंगे उनमें से गवर्नमेंट को क्या इस्तेमाल करना चाहिए। पहला तरीका है पीईडी। देखो, हो सकता है कि जहां पर मेरा ऑफिस है, जहां पर मेरा वर्क प्लेस है, वहां तक बस जाती ही ना हो। समझ रहे हैं, क्योंकि बस तो अपने स्टॉप पे खड़ी होती है ना। अब अगर लेट से मेरी वर्क प्लेस दूर है और बस का स्टॉप कहीं और है, तो मैं पैदल ही चलता रहूंगा, मैं तो इसी में थक जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा फिर तो यहाँ पर डिमांड फॉर कार इज इन इलास्टिक। लेकिन अगर आप घूमने पे ऐसे ही बस, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पहुंच सकते हैं अपने वर्क प्लेस पे, आराम से पहुंच जाओ, तब आपकी डिमांड इलास्टिक है, तब शायद लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना शुरू हो जाएंगे। फिर आता है इक्विटी का मसला, क्योंकि देखो ना, अगर एक बंदा गरीब है तभी तो पुरानी गाड़ी है ना उसके पास। समझ रहे हैं बात को, जरा समझना। जो बंदे, मेजोरिटी बंदे जिनके पास गाड़ियां काफी पुरानी होती हैं, 2000 से पीछे की गाड़ियां होती हैं, हो सकता है कि यार वो अफोर्ड ना कर सकते हो महंगी गाड़ी, नई गाड़ी। तो अगर गवर्नमेंट, और ज्यादातर पोल्यूशन करती भी वही गाड़ी है, तो अगर गवर्नमेंट उन पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा देगी तो वो तो गरीब बेचारे की तो कमर टूट गई ना। समझे। फिर गवर्नमेंट रेवेन्यू वर्सेस कॉस्ट, अब देखो वही वाली बात है, गुलशन वाली, जो हमारे पास यूनिवर्सिटी रोड पे ब्रिज बन रहा है पिछले 5 साल से, अंडरपास बन रहा है सॉरी। और अब जो हमारे गवर्नर हैं, क्या नाम है उनका, मुर्तजा वहाब साहब। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जी अब तो हमसे नहीं बन सकता ये, हमारी बस हो चुकी है। तो तुमने किया क्यों, पर ये पंगा लिया क्यों तुमने। तो यहाँ पर कभी कभार मसला क्या होता है, कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, नुकसान ज्यादा हो जाता है, और काम पूरा हो नहीं पाता जो काम हमारे सामने अभी हो रहा है। तो अक्सर औकात मेट्रो बनाना या अंडरपास बनाना या ट्रेन सर्विसेज देना, ये गवर्नमेंट के लिए काफी महंगी हो सकती है, तो गवर्नमेंट को भाई काफी पैसा चाहिए होता है इस काम के लिए। तो यहाँ पर फंडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। टाइम लैग एंड इफेक्टिवनेस, वही मिसाल वापस से, भाई 5 साल हो गए, 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि वो ब्रिज अंडरपास नहीं बन रहा। जाहिर है टाइम लैग आ गया। इफेक्टिवनेस है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से इनकॉम्पिटेंट लोग बैठे हुए हैं जिनको कुछ पता नहीं है, जो हाथ जोड़ लेते हैं, हंसी उड़ाते हैं, आगे से बोलते हैं कि बारिश होगी तो पानी तो होगा, जाहिर सी बात है, बात उनकी भी ठीक है। आगे आ जाओ, डिपेंडेंस ऑन क्वालिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। तो यहां पर क्या बात लिखी हुई है कि भाई आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना अवेलेबल है, लोग कितना डिपेंडेंट है उसके ऊपर, क्या बस होने के बावजूद भी लोग अपनी पर्सनल कार इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, सवाल ये। देखो बाहर के मुल्कों में, यूरोपियन साइड में लोग प्रिफर करते हैं मेट्रो,
ओवर देयर ओन पर्सनल कार्स। रीजन बीइंग कि वहां पर एक तो पार्किंग के इशू होते हैं, या अक्सर ट्रैफिक जैम भी वहां पे काफी ज्यादा होता है। लोग बोलते हैं कि यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट पकड़ो, सबवे पकड़ो, ठकाठक पहुंचो यार। पंजाब में मेट्रो का निजाम है, तो पंजाब में भी आई एम श्योर बहुत लोग मेट्रो यूज करते होंगे इंस्टेड ऑफ देयर ओन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। जो बच्चे पंजाब से हैं शायद वो मुझे बेहतर बता सके कि ऐसा है कि नहीं है। लेकिन मेजोरिटी बंदा तो करता होगा ना, कन्वीनियंस तो आ गई ना आपके लिए। तो जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहां पर ये चीज नहीं होगी। समझ रहे हैं? फिर गवर्नमेंट फेलियर के यार, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हो सकता है कि सब्सिडीज आपकी इतनी काम की ना हो। तो फाइनल जजमेंट क्या है कि जो मैं एक ऊपर जो मैंने दो पॉइंटर्स बताए थे, उन्हीं के हिसाब से मैं बात करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार इनडायरेक्ट टैक्सेस शॉर्ट रन में फायदेमंद है, लेकिन उनका जो वो है ना, क्या कहते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस जो है वो लिमिटेड होगी अगर तो डिमांड इनइलास्टिक गाड़ियों के लिए। लेकिन अगर डिमांड इलास्टिक है तो अक्सर लोग फिर स्विच कर जाएंगे टुवर्ड्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाकी चीजें। और सब्सिडीज जो है वो लॉन्ग रन में ज्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि जब से ये लाल बसेस शुरू हुई है ना, तो मैंने देखा है कि ट्रेंड लोग अब ज्यादातर लाल बस को प्रेफर करते हैं। कराची में जो शुरू हुई है, तो लोग वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें एसी वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, तो टेंशन वाली कोई बात ऐसा होती नहीं। तो ये आपकी भाई एक फाइनल जजमेंट है, जो कि मेरे हिसाब से एक बड़ा ही हल्का सवाल था। कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो नहीं था। कैसा नहीं है भाई? बारिश वाली बात पे आप कह रहे हो? एक तो यार लोग अच्छा, मेट्रो वाली बात पे आप कह रहे हैं। फिर भी यार देखो, एक कन्वीनियंस तो आ गई ना बेटा। देख, जो बंदा पहले धक्के खा के जाता था, जिसको परेशानी होती थी जाने में, अब उसके लिए कन्वीनियंस हो चुकी है। मेट्रो वगैरह जो भी है, मेट्रो का एक निजाम, तो एक सेपरेट रोड बना हुआ है, सारी चीजें सेपरेट चलती हैं। तो लोग कन्वीनियंट तो एक है ना लोगों के लिए चीज। सर 3 मन में बनने वाला है यूनिवर्सिटी रोड। ठीक है भाई, देखते हैं। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अल्लाह ने जिंदगी रखी हुई तो देखेंगे फिर कितने 3 महीने। देखते हैं। अबे पाकिस्तान आर्मी बना ले कि मरीख के सैयारे से एलियन आ जाए। 3 महीने में कैसे बनेगा, खुद सोचो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। The average wage of chief executives in large companies in a country. The average wage of chief or executives in large companies in a country is over 100 times greater than the average wage of their employees. Assess how economic theory can account for this variation in average wages. क्या कह रहा है? कहता है कि यार ऑन एवरेज अगर हम लोग बात करें, तो एक एम्प्लॉय जितने पैसे कमाता है ना, एक एम्प्लॉय जितने पैसे कमाता है, उसी कंपनी का सीईओ उसके मुकाबले में 100 गुना ज्यादा पैसे कमाता है। तो और ये बात बड़ी लॉजिकल भी है, क्योंकि यार आप खुद सोचो ना, आप एम्प्लॉय हो और एक बंदा सीईओ है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी तनख्वाह में उसकी तनख्वाह में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए कि नहीं? अगर आपकी और उसकी तनख्वाह में कोई फर्क ही नहीं है, तो सीईओ बनने का फायदा क्या है? आखिर कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो यहां पर हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं किसके हिसाब से? वेज डिफरेंशियल्स के हिसाब से। हम लोग बात कर रहे हैं वेज डिफरेंशियल्स के हिसाब से। तो वेज डिफरेंशियल के अंदर अब यहां पर देखो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। वेज वाली डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि देखो सीईओ ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा कॉम्पिटेंट होता है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, तभी तो सीईओ है ना वो। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही। हाँ, वेज डिफरेंशियल जरूर हो रही है। ठीक है, यहां पर वेज डिफरेंशियल जरूर हो रही है। हाँ, आप कर सकते हो, बैकवर्ड बेंडिंग की बात कर सकते हो। तो भाई ना ही ये सवाल परफेक्ट कंपटीशन ऑफ लेबर का है, ना ही ये सवाल मोनोप्सनी का है, ना ही ये सवाल बायलैटरल मोनोपोली का है। परफेक्ट कंपटीशन आप सिर्फ किस हद तक बताएंगे? आप सिर्फ बताएंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन का काम नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें एमसीएल इज इक्वल टू एमआरपी पे जाना होता है, तो उस वजह से हमें ये शो करना है। वरना एज सच रिक्वायरमेंट इसके अंदर ना परफेक्ट कंपटीशन की है और ना ही इम्परफेक्ट कंपटीशन। अब यहां पर आओ। फोकस यहां पर क्या चीजों पे हो रहा होगा? इकोनॉमिक रेंट पे हो रहा है, ट्रांसफर अर्निंग पे हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ वर्कर्स पे हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सीईओस पे हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सीईओ, इलास्टिसिटी ऑफ वर्कर, इसके हिसाब से बात चले।
सबसे पहले जी आप बात कर रहे होंगे वेज डिटर्मिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, कि यार आपके पास डिटर्मिन किस तरह होती है वेजेस अकॉर्डिंग टू जो भी आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम बन रहा है, सिंपल है ना, उसी तरीके से वो डिटर्मिन हो रही होती है। और एक वर्कर जो है उसको पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स, अकॉर्डिंग टू हिज एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू हिज ट्रेनिंग, उसके हिसाब से उसको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन आपने एक्सप्लेन किया सिर्फ और सिर्फ एमआरपी थ्योरी को एक्सप्लेन करने की हद तक, और आपने बताया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, सिर्फ इस हद तक आपने उसको बताना है। ठीक है। अच्छा, अब व्हाट इज एमआरपी? मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट होता है एमपीपी मल्टीप्लाई बाय इट्स प्राइस या मार्जिनल रेवेन्यू। व्हाट इज एमपीपी? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एमआरपी का उर्दू में अगर मतलब समझाऊं तो क्या है, एक वर्कर आया तो उसने कितने माइक बनाए, यानी कि कितना प्रोडक्ट बनाया, और उस माइक को बेचने के बाद एक फर्म को कितना रेवेन्यू मिला, दिस इज व्हाट एमआरपी इज, दिस इज व्हाट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज। ठीक है। सर वेज डिटर्मिनेशन के अंदर आपने डिमांड एंड सप्लाई एक्सप्लेन करना है ना भाई, इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करेंगे आप। ये पूरे का पूरा वेज डिटर्मिनेशन ही चल रहा है यहां तक, क्योंकि एमसीएल इज इक्वल टू एमआरपी भी तो एक्सप्लेन कर रहे हो ना आप। अच्छा, अब सीईओ का एमपीपी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्कफोर्स, क्योंकि देखो मैं एक इंडिविजुअल वर्कर का फिजिकल प्रोडक्ट निकाल सकता हूं, प्रोडक्टिविटी निकाल सकता हूं, मैं सीईओ की फिजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि सीईओ एक टाइम पे पूरी कंपनी को मैनेज कर रहा है, तो जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है वो सब की सब फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ सीईओ ही कहलाई जाएगी। वो सीईओ का फिजिकल प्रोडक्ट होगा जितना भी चीजें हमारी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक सीईओ है, ज्यादा कॉम्पिटेंट है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो पैसे भी उस हिसाब से कमाएगा ना भाई। अच्छा, अब यहां पर आपने एक नॉर्मल एम्प्लॉय और आपने सीईओ के स्किल्स का डिफरेंस बताना है। सीईओ के स्किल्स काफी रेयर होते हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, एक्सपीरियंस होता है। सप्लाई काफी लिमिटेड है सीईओ की, तो जाहिर सी बात है अगर सप्लाई लिमिटेड होगी, सप्लाई कम होगी, तो वेजेस भी ज्यादा होंगी। वेयर एज ऑन दी अदर हैंड जो आपके पास फर्म जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की सप्लाई ज्यादा होती है। सही है ना, वर्कर की सप्लाई ज्यादा होती है इन रियलिटी, क्योंकि स्किल्स वगैरह ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर एक पर्टिकुलर वर्कर की डिमांड ज्यादा है, यानी कि अगर हर कॉलेज बोल रहा है आदि आके हमारे पास पढ़ाओ, मेरी डिमांड बढ़ गई ना, तो हो सकता है मैं ज्यादा पैसे लूं, लेकिन मैं ओनर जितने पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि वो सीईओ है। अगर एक सीईओ की बात करें तो मैं उतने जितने उसके जितने पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि हम दोनों के लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। अब फुजैल कह रहे हैं कि सर सीईओ प्रोडक्ट थोड़ी बनाता है, तो बेटा वो मैनेज कर रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो पूरी कंपनी को सर पे उठा के बैठा हुआ है कंधों पे उसने उठाया हुआ है, तो आप उसको लेबर के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? अगर हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ सीईओ की बात करें तो सीईओ की सप्लाई इनइलास्टिक होती है, वेयर एज जो एक नॉर्मल वर्कर होता है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है, उसकी सप्लाई इलास्टिक होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उस सीईओ की सप्लाई इनइलास्टिक है तो वो ज्यादा पैसे लेगा, उसकी वेजेस बढ़ेगी। अब यहां पर आपने डालना है इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग को। व्हाट इज इकोनॉमिक रेंट, बताना जरा, व्हाट इज इकोनॉमिक रेंट? ये क्या गधों वाली डेफिनेशन लिख रहे हो आप, पेमेंट टू एफओपी? इकोनॉमिक रेंट क्या होता है भाई? तो एम्प्लॉय को ही पेमेंट करेंगे और क्या, फ्री में थोड़ी काम करवाएंगे उससे। इकोनॉमिक रेंट और ट्रांसफर अर्निंग का डिफरेंस तो बताएं जरा। सही है, फातिमा भी सही कह रही है, फुजैल भी सही कह रहा है। क्या होता है जी इकोनॉमिक रेंट एंड ट्रांसफर अर्निंग? आरएस भी सही कह रहा है। बेटा वो ट्रांसफर पेमेंट होता है, मैं ट्रांसफर अर्निंग की बात कर रहा हूँ, फर्क है ना दोनों में।
बेटा ट्रांसफर अर्निंग क्या होता है कि आपने मिनिमम एक वर्कर को कितने पैसे देने हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, ओवर एंड अबव। यानी कि अगर मैंने एक रूल बनाया हुआ है अपनी कंपनी में, मैंने अपनी कंपनी में एक रूल बनाया हुआ है कि मैं हर बंदे को लेट से 10,000 रुपये महीने के दूंगा। तो अगर एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा है तो मैं उसको 10,000 रुपये महीने के दे रहा हूँ, यानी कि वो ट्रांसफर अर्निंग है। अगर मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय को 15,000 रुपये देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं 5,000 रुपये का इकोनॉमिक रेंट दे रहा हूँ, 5,000 रुपये ओवर एंड अबव दे रहा हूँ, ठीक है। और एक्सेसिव पेमेंट, और आपको ये बात पता है कि सीईओ क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, ज्यादा रुतबे में होता है, तो सीईओ का इकोनॉमिक रेंट ज्यादा होगा। वर्कर का तो ये हिसाब है ना भाई, ये नहीं मिल रहा तो उसको पकड़ लो, वो नहीं मिल रहा तो उसको पकड़ लो, यानी कि वर्कर की तो सप्लाई वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो जब सप्लाई ज्यादा है तो वर्कर को मैं इतना इकोनॉमिक रेंट नहीं दूंगा, मैं सीईओ को इकोनॉमिक रेंट ज्यादा दूं, ठीक है। तो अगर तो आपकी सप्लाई इलास्टिक है, ये देखो, अगर तो सप्लाई ऑफ वर्कर इलास्टिक है तो इकोनॉमिक रेंट कम होगा, और अगर सप्लाई ऑफ वर्कर इन इलास्टिक है तो इकोनॉमिक रेंट ज्यादा होगा। सीईओ की सप्लाई एक इन इलास्टिक होती है, इसी वजह से वो इकोनॉमिक रेंट उनका ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बात आपने एक्सप्लेन करनी है बेटा, रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम लोग। अच्छा भाई, है थोड़ा सा। अच्छा, अब लेबर मार्केट के डिफरेंसेस के बारे में आपने बात करनी है कि यार वर्कर के पैसे भी हो सकता है चेंज करें, उनके पैसे जो है, उनकी वेजेस जो है वो भी डिपेंड करती हैं क्या चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में आप ऑपरेट करें। आप जो हैं वो परफेक्ट कंपटीशन में अगर ऑपरेट कर रहे हो तो वेजेस कंपैरेटिवली कम होंगी। अगर आप इम्परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं तो वेजेस आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन वो चेंजेस वेरिएशन आपकी आती रहती है। हाँ देख लेना, वेरिएशंस आपके पास आती रहती हैं। अब इवैल्यूएशन को देखो, अब जितना भी आपका मोनोप्सनी वाला फैक्टर है, जितना भी आपका ट्रेड यूनियन वाला फैक्टर है, वो सब का सब आप यहां पर डाल देंगे इवैल्यूएशन। अब देखो वो कहता है कि इकोनॉमिक थ्योरी जो आपकी वेजेस की होती हैं वो बनती हैं थ्रू एमआरपी, ठीक है ना। अब वही वाली बात है जो आप लोगों ने पीछे भी कही थी और फुजैल ने भी पीछे कही थी, कि हम लोग एक सीईओ का एमपीपी सही से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो मैनेज कर रहा है ना कंपनी को, वो प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि एक सीईओ का मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा है कि बुरा है। फिर उसके बाद मार्केट कंडीशंस मैटर करती हैं, टीम वर्क मैटर करता है। अब वही वाली बात है कि भाई अगर एक प्रोडक्ट है जिसको 10 लोग मिलके बना रहे हैं, जो 10 लोग अगर मिलके बना रहे हैं, बेटा एमपीपी का मतलब होता है प्रोडक्ट, सिंपल सा प्रोडक्ट, ये माइक ये एमपीपी है, ये वर्कर ने बनाया ना। अब अगर इस माइक को 10 लोग मिलके बना रहे हैं, तो भाई हर इंडिविजुअल वर्कर की परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकता हूं मैं, ये भी तो मसला है ना। किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा काम किया, किसी ने ज्यादा काम किया, किसी ने कम काम किया, तो मैं कैसे जज कर लूं, ठीक है। फिर सीईओ जो होती है ना, उनकी वेजेस डिसाइड होती हैं थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सही है। एचआर मैनेजर सीईओ की सैलरी नहीं डिसाइड करता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। और यहां पर एक बेंचमार्किंग इफेक्ट भी आता है। बेंचमार्किंग इफेक्ट क्या होता है कि भाई लेट से मैं भी टीचर हूं और एक और टीचर है, हम दोनों एक एक कॉलेज में काम करते हैं। लेट से मुझे एक कॉलेज महीने के 100 रुपए देता है, और सेम वही काम करके दूसरा टीचर महीने के 150 रुपए कमा रहा है। अब मैं उससे जलन कर रहा हूँ, हसद कर रहा हूँ, ए यार वो सेम काम है और ये वो देखो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है और ये वो, ठीक है। अरे भाई, उस कॉलेज में वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, उस कॉलेज में उस टीचर के ऊपर कितना बर्डन है, कितना प्रेशर है, क्या मैं ये चीजें मुझे पता है? मुझे तो ये चीजें पता ही नहीं है ना। मैं तो जनरली एक चीज लेके बैठ गया कि यार ये तो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, क्या पता मुझसे ज्यादा घंटे काम करता हो, ठीक है, क्या पता मुझसे ज्यादा प्रेशर हो उसके ऊपर, ठीक है ना। तो अक्सर औकात, अच्छा अब उसकी टो में लग के मैं अपने सेठ के पास जाऊंगा, बोलूंगा चल भाई पैसे बढ़ा, मेरी टो में लग के दूसरा बंदा जो है वो जाएगा बोलेगा चल भाई पैसे बढ़ा। इसको बोलते हैं बेंचमार्किंग इफेक्ट। कि इससे क्या होता है कि वेजेस आपकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, हर बंदे की जलन हसद के अंदर आगे पीछे देख के या मार्केट रिसर्च करके आप फिर आगे पीछे से पैसों को बढ़वाते। फर्दर मोर, लेबर मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता, परफेक्टली कंपैरेटिव अगेन रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेजोरिटी केसेस में आप इम्परफेक्ट में ही होते हैं, आपको मोनोप्सनी फेक्स अक्सर करनी पड़ जाती है जिनके पास वेज सेटिंग पावर होती है। तो ये भी कुछ मसले मसाइल हैं। तो ओवरऑल, ओवरऑल ये आपको एक जनरल आइडिया दे देता है
कि मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट के हिसाब से या एमआरपी थ्योरी के हिसाब से हमारे पास क्या गेम चल रहा है। बट इन रियलिटी ये जो एक थ्योरी है ये बड़ी वेग सी थ्योरी है, क्योंकि एमपीपी हर बंदे का आप मेजर नहीं कर सकते, परफेक्ट कंपटीशन रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। और इस वजह से आपके पास ये थ्योरी बस पढ़ाई के हद तक ठीक है, कॉन्सेप्ट के हद तक ठीक है, बट रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। समझ गए हैं बात को? हाँ, तो छोड़ देना चॉइस में। हमेशा याद रखना, अगर एक सवाल मुश्किल आ रहा है ना, दूसरा आसान हो। जिस तरह पीछे एक क्वेश्चन था आसान था वो काफी, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों ने छोड़ देना है अपने एक्सेल। सेक्शन सी पे आ जाओ। क्या कह रहा है? इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट ऑन द अचीवमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक एम्स ऑफ अ कंट्री। कहता है कि यार एक बात बताओ, अगर आपका करेंसी गिर जाती है, अगर आपकी करेंसी गिर जाती है, फॉल का मतलब क्या है? डेप्रिसिएट हो गई भाई करेंसी। तो इससे क्या आपके मैक्रो इकोनॉमिक एम्स अचीव हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? आपके पास चार मैक्रो इकोनॉमिक एम्स होते हैं, कौन कौन से बताओ जरा, जल्दी से बताओ। चार मैक्रो इकोनॉमिक एम्स कौन कौन से? प्राइस स्टेबिलिटी, के प्राइसेस कम रखनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम रखनी है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। यही चार है ना आपके? अब वो आपसे पूछ रहा है कि अगर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है अगर डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होती है तो ये आप एम्स कैसे अचीव कर सकते हो? अब देखो, अगर मैं जनरलाइज आइडिया देखूं ना डेप्रिसिएशन का, तो उससे क्या है, जनरल आइडिया हमें ये मिलता है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। जनरल आइडिया तो यही मिलता है। तो अब देखो, इन सब से ना आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रही है, आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, और आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, तो आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी भी आ रही है। बस एक ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा, दैट इज योर प्राइस स्टेबिलिटी वाला। ठीक है? तो आपका प्राइस स्टेबिलिटी अचीव नहीं हो रहा। तब उसने फॉल की बात की हुई है, तो आप डेप्रिसिएशन को अज्यूम करते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन की बात हुई तो डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन दोनों को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने उसको बताना है कि डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन क्या होती है, दोनों में फर्क क्या है। और एप्लीकेशन एनालिसिस में आप जनरल बेनिफिट्स बताओगे, ड्रॉबैक्स आप बताएंगे इस सवाल के हवाले से इवैल्यूएशन में। एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि एक्सपोर्ट आपके सस्ते हो जाएंगे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ेगा तो उससे आपका एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है। इंपोर्ट्स आपके पास कम हो रहे हैं, इंपोर्ट्स कम होंगे तो उससे भी आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। ये देखो डायग्राम आ गई, ये डायग्राम आ गई आपके पास, ये ए और वाई वाली डायग्राम है, और ये नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड वाली डायग्राम। ठीक है? अच्छा, फिर और फायदे बताओ कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट कैसे आता है उसको आपने एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको बताएं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या क्या इम्पैक्ट आपके पास आ रहे होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ती है आपके पास। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है आप? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे आती है आपके पास? आपके पास एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ रही है? ठीक है? और आपके पास जीडीपी वगैरह कैसे बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट आपने बताना है, क्योंकि देखो हमारा ऑब्जेक्टिव है उनके साथ, गोल्स के साथ लिंक करके चलना। तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है, आपने ये कहानी उसको समझानी है। ठीक है? अच्छा भाई, अब यहां पर इन्फ्लेशन के हिसाब से आप थोड़े बहुत जो है ना अपना इम्पैक्ट डालना शुरू करेंगे कि यार रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। मतलब हिंट दे रहा हूं मैं कि देखो अभी वैल्यूएशन की तरफ जा रहा हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में जा रहा है, अब इवैल्यूएशन पे आओ। ये जे कर्व जो मैंने ऊपर बनाया है ये मैं इवैल्यूएशन के साथ लिंक करूंगा, जहां पर मैं उसको टाइम पीरियड की कहानी समझा रहा हूँ, जहां पर मैं उसको समझा रहा हूँ कि मेरे पास शॉर्ट रन में नुकसान है, लॉन्ग रन में फायदा है। तो मेरी जो मार्शल लर्नर कंडीशन है वो यहां पर आ जाएगी। मार्शल लर्नर कंडीशन यहां पर आ जाएगी कि भाई देखो डेप्रिसिएशन हो रहा है,
शुरू में तुम्हारे लिए बड़ा नुकसान है। रीजन बीइंग कि जो रॉ मटेरियल तुम बाहर से मंगवाते हो, या अगर कोई तुम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जिसकी डिमांड इनइलास्टिक इन नेचर है, तो उस पे तो तुम्हारा वो तो महंगा पड़ेगा तुम्हें बहुत ज्यादा। तुम्हारा रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। और अगर तुम रॉ मटेरियल बाहर बेचते हो तो तुम्हारा एक्सपोर्ट रेवेन्यू गिरेगा, क्योंकि तुम माल सस्ता बेच रहे हो और तुम्हारी डिमांड इनइलास्टिक है। समझे? तो यहां पर आपके लिए नुकसान है, लेकिन लॉन्ग रन में आपके लिए फायदा है। फिर मैंने उसको बताना है कि यार डेप्रीसिएशन या डीवैल्यूएशन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं, ये फायदेमंद और कैसे होगी। भाई इसको बताना है कि देखो मैं अपनी स्पेयर कैपेसिटी से कितना दूर हूं। अगर तो मैं फॉर इंस्टेंस यहां पर बैठा हुआ और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, तो मैं तो हाइपर के फेज में एंटर हो गया ना। तो स्पेयर कैपेसिटी पर भी डिपेंड करता है कितनी रिसोर्सेज तुम्हारे पास अवेलेबल है। नेचर ऑफ एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है कि यार तुम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर रहे हो, यानी कि तुम इलास्टिक गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर तुम इलास्टिक गुड एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर। इन्फ्लेशन और लिविंग स्टैंडर्ड पे जो इम्पैक्ट आएगा आपने उसको भी देखना है। क्योंकि देखो जब भी एक्सचेंज रेट गिरता है ना, तो चीजें इंपोर्ट क्योंकि महंगी होती है, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है, तो अगेन हमारे पास ट्रेड ऑफ आ चुका है। आपने ये भी देखना है कि आपने कहीं बाहर से उधार तो नहीं लिया हुआ, क्योंकि देखो ना, अगर मेरी करेंसी की वैल्यू गिर रही है, उधार तो उतना ही है ना जितना था। अब मेरी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, दूसरे की करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, तो मुझे ज्यादा पैसे पे ऑफ करने पड़ेंगे टू फुलफिल माई डेट। ठीक है? तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन आपके लिए कितना अफेक्टिव होगा, कितना हार्मफुल होगा, कितना फायदेमंद होगा, ये डिपेंड करता है ओपननेस ऑफ इकोनॉमी पे। ओवरऑल जो आपके की मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ का बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ाना, बैलेंस ऑफ पेमेंट का बढ़ाना, ये अचीव होने के चांसेस होते हैं, लेकिन तब जब स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल। लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ेगी भाई, ये तो मसला है। इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी। तो ट्रेड ऑफ आपके पास थ्रू आउट आ रहा होगा, जहां पर आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएंगे, बट एक ऑब्जेक्टिव मोस्ट प्रॉब्ली अचीव नहीं होगा। कोई मसला। नहीं नहीं, इतने सारे नहीं लिखने होते, मैंने तो बहुत लेंदी लिखा हुआ है ना। अब आप इसमें से 4 से 5 लिखोगे मुश्किल से, अब 4 से 5 बहुत हो जाएंगे आपकी इवैल्यूएशन के लिए। डन। मार्शल एलन इवैल्यूएशन में बताना है, एनालिसिस में नहीं बताना है, इवैल्यूएशन में बताना है। Assess whether presence of multinational company in a low income country is always beneficial। यहां पर नॉलेज की 2 चीजें मिल गई आपको। एक मिल गई मल्टीनेशनल्स के, मल्टीनेशनल्स क्या होती हैं, और एक के लो इनकम कंट्री क्या होती है। तो आपने इन दोनों को पहले तो डिफाइन करना है, और ये भी एक इंतहाई हल्का सवाल है, बहुत इजी सवाल है। मैक्रो ओवरऑल ही बड़ा आसान है इस पेपर का। तो अब यहाँ पे देखें, भाई सवाल ये है, क्या मल्टीनेशनल लो इनकम कंट्री में हेल्प करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कि नहीं करेगी, ये सवाल। आपने एमएनसी को बताया, आपने लो इनकम कंट्री का बताया कि ये क्या होते हैं। लो इनकम कंट्री में जीडीपी पर कैपिटा काफी लो होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, जॉब्स कम होती हैं, वगैरह वगैरह। अब एमएनसीज के फायदे बताओ। अब एमएनसीज के फायदे बताओ, एक सेकंड रुकिए। एक सेकंड रुकिएगा जरा।
जी भाई, तो बेटा हमारी बात क्या चल रही थी कि आपके पास लो इनकम कंट्री की कहानी है। तो सारे जो आपके बेसिक बेनिफिट्स होते हैं आपने वही बताने होते हैं। जैसे कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, जीडीपी वगैरह आपके पास बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, यानी कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो मेरे ख्याल में मुझे इतना बताने की जरूरत है नहीं। अगर आपको इस स्टेज पे भी आके ये चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ रही हैं तो फिर तो भाई आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत हल्का सवाल है ये। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा, शिफ्टिंग कैसे आएगी। अच्छा एक चीज जरा मेरी समझ लो, एक चीज मेरी समझ लो। नहीं अभी नहीं की है। एक चीज मेरी समझ लो। देखो कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल है, कभी भी मल्टीनेशनल्स का सवाल है, कभी भी आप समझ लें कि डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन का सवाल है, तो ये जो डायग्राम्स है ना, ये वाली ये कॉमन डायग्राम्स। कभी भी इकोनॉमिक ग्रोथ का सवाल आएगा ये डायग्राम लाजमी बनेगी, या फिर ये एलआरएस शिफ्ट वाली, कभी भी। ये चीज को जरा समझ लो। ये बेसिक डायग्राम्स है जो आपने बनानी ही बनानी। अच्छा स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी आती है जी। अब स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप शिफ्ट कर सकते हो, एलआरएस बनाकर दिखा सकते हो। क्योंकि देखो डायग्राम आपके आंसर में ना जान डालती है। अगर डायग्राम नहीं होती इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है नंगा है, खाली है, वो कोई फायदा नहीं है, एग्जामिनर पसंद नहीं करता उस चीज को। तो डायग्राम ये कॉमन है, कॉमन डायग्राम्स है जो आएंगी। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ गुड कैसी है, क्वालिटी ऑफ गुड बेहतर होती है। अच्छा अब नेगेटिव साइड भी थोड़ी बहुत बता दो। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की, अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास बड़ी, देखो पीपीसी को राइट वर्ड शिफ्ट करके बता दिया। तो क्या एमएनसी हमेशा फायदेमंद होती है? मेजर ड्रॉबैक्स अब यहां पर आएंगे कि जी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके पास हो सकती है। ठीक है ना, नेगेटिव इफेक्ट्स है ना आपके पास, क्योंकि लोकल दुकानें बंद हो सकती हैं, लोकल फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं। जॉब्स क्रिएट होंगी लेकिन लो स्किल्ड जॉब मिलेंगी आपको। अगर केएफसी अपना हेड ऑफिस कराची में खोलता है तो जो टॉप मैनेजमेंट होगी वो गोरा ही होगा। छोटी मोटी जॉब, बर्गर बनाना, ये करना, फाइलें सेट करना, ये हमें देंगे। यानी कि हम जैसे जो जो जहां पर एमएनसी जा रही है वहां पर वर्कर्स को, जो लोकल वर्कर्स हैं उनको लो पेड या लो स्किल्ड जॉब्स दी जाती हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, भाई एमएनसी आ रही है तो पोल्यूशन भी करेगी। अब आप यहां पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात कर सकते हैं। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये है कि जितना पैसा एक एमएनसी कमाएगी वो वापस अपने मुल्क भेजेगी। तो ये भी तो एक कहानी आ गई यहां पर। हो सकता है कि आपके मुल्क में करप्शन हो, आपकी पॉलिटिकल जो जो आपकी गवर्नमेंट है वो करप्ट हो, तो वो ज्यादती भी कर रही है। मोनोपोली के बारे में भी आप लिख सकते हो कि एमएनसी आई मोनोपोली बन गई भाई। ठीक है। अच्छा अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? सर ये लिख सकते हैं एमएनसी रॉ मटेरियल एक्सेस लेने आ रही है तो आपने अपने मुल्क जाए हैं। एमएनसी रॉ मटेरियल्स एक्सेस लेने आ रही है, अच्छा अपने मुल्क ले जाए, तो भाई वो एमएनसी थोड़ी हुई। एमएनसी का तो मतलब ही यही है ना, पाकिस्तान में बैठ के काम कर रही है। अच्छा एक डच डिजीज नाम का कॉन्सेप्ट है, ये क्या बोलता है? ये कहता है भाई एमएनसी पाकिस्तान में आई और अब वो दूसरी कंट्रीज में माल पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रही है। तो अगर वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेगी जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में आ रहा है ना पैसा अब। तो इससे करेंसी एप्रिसिएट हो जाती है और हमारे लिए फिर एप्रिसिएशन से आने वाले मसले शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दूसरी फर्म जो पाकिस्तान में है एमएनसी के अलावा, उनका माल भी तो महंगा हो जाएगा ना, और फिर एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल एक फाइनल जजमेंट ये है कि एमएनसीज आपको फायदा पहुंचाती हैं, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज गारंटीड। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि लो इनकम कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो किसी हद तक वो बढ़ा ही देती है। पर ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशन पे, ये डिपेंड करता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पे, ये डिपेंड करता है लेबर कंडीशन पे कि आपके मुल्क में जो वर्कर्स हैं उनकी क्या औकात है, उनके पास कितनी समझ है, कितनी एजुकेशन है, कितना ट्रेंड है वो। तो उस हिसाब से आपको बेटे फाइनल जजमेंट देनी। बात क्लियर है? समझ गए?